72वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को AVP 24 न्यूज के पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं सिमरन खान और आप देख रहे हैं AVP 24 न्यूज। अब वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत आज अपने 72वें गणतंत्र दिवस पर जश्न मना रहा है। इस मौके पर दिल्ली के राजपथ पर परेड निकली, जहां भारत ने अपनी शक्ति दुनिया के सामने दिखाई। अलग अलग राज्यों की झांकियों के सामने देश की सेना की ताकत यहां दिखाई दी। साथ ही पहली बार राफेल लड़ाकू विमान ने अपना दम दुनिया के सामने परेड में दिखाया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। आपको बता दें, हर बार गणतंत्र दिवस के जश्न से पहले शहीदों को इसी प्रकार श्रद्धांजलि दी जाती है। वहीं राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया। उसके बाद परेड की शुरुआत हुई। सबसे पहले हेलीकॉप्टरों ने दर्शकों पर फूल बरसाया और उसके बाद पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति को सलामी दी। वहीं राजपथ पर पहली बार बांग्लादेश की सशस्त्र सेनाओं के 122 सैनिकों का मार्चिंग दस्ते ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दस्ते का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अबू मोहम्मद शाहनूर शोबोन और उनके डिप्टी लेफ्टिनेंट फरहान इशराक और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिब्बत रहमान ने किया। इस दस्ते में बांग्लादेश की थल सेना, नौसेना और वायु सेना के जवान शामिल रहे। सबसे पहले राजपथ पर युद्ध टैंक T-19 भीष्म ने अपना जलवा बिखेरा। ये टैंक हंटर किला सिद्धांत पर काम करता है। 881 मिसाइल रेजिमेंट की ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के मोबाइल स्वायत्त लॉन्चर ने राजपथ पर अपनी ताकत दिखाई। इसका नेतृत्व कैप्टन कमरुल जमान ने किया। इस मिसाइल को भारत और रूस के संयुक्त उद्यम से तैयार किया गया है। इसके साथ फ्लाइट्स ने आसमान में रुद्र फॉर्मेशन, सुदर्शन फॉर्मेशन, रक्षक फॉर्मेशन और भीष्म फॉर्मेशन किया। वहीं दर्जनों राज्यों की अलग अलग झांकी निकली, जिसमें कलाकारों ने राज्य की विशेष संस्कृति का दर्शन दुनिया को कराया। साथ ही अलग अलग स्कूलों के बच्चे भी यहां कई विषयों पर अपनी प्रस्तुति पेश किए। आज देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली के राजपथ के साथ साथ आज हर किसी की निगाहें दिल्ली की सीमाओं पर भी टिकी हुई है। कृषि कानून के खिलाफ पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे किसान दिल्ली की सीमाओं के आसपास ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। कड़ी सुरक्षा और तमाम व्यवस्थाओं को देखने के बाद दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाजत दी है। वहीं आपको बता दें, नोएडा मोड़ पर किसानों और पुलिस के बीच फिर टकराव हुआ। किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई। किसानों ने बैरिकेड्स को तोड़कर फेंक दिया। किसानों का कहना है कि पुलिस की लापरवाही के कारण यह भिड़ंत हुई है। भिड़ंत के बाद किसानों को उनके रूट पर जाने के लिए कह दिया गया। आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए हैं। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके साथ ही किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है। बता दें, अक्षरधाम से पहले NHA 24 पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी, लेकिन कुछ किसानों के जत्थे ने ट्रैक्टरों के साथ बैरिकेडिंग को तोड़कर दिल्ली की तरफ घुसने की कोशिश की, तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया और किसानों को वहां से खदेड़ दिया गया। सिंधु बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड में खन्ना के किसान हरिमंदर सिंह द्वारा एक झांकी भी बनाई गई। इस झांकी में साइकिल पर कैनन को दिखाया गया। हरिमंदर सिंह का कहना है कि यह हमारा गौरव है और देश की रक्षा के लिए किसान सेना में सेवा देते हैं, इसीलिए हमने साइकिल पर युद्ध तोप की प्रतिकृति बनाई। वहीं नोएडा के सेक्टर 14A चिल्ला बॉर्डर पर स्टंट के दौरान हादसा हो गया। हादसे की वजह ये रही कि ट्रैक्टर मार्च के दौरान कुछ किसान स्टंट कर रहे थे। ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ा और पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से महानगर अध्यक्ष राजीव नगर घायल हो गए। मौके पर मौजूद सैकड़ों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर को सीधा किया और महानगर अध्यक्ष को बाहर निकाला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण की एक पीठ चेन्नई से स्थापित होने से दक्षिणी के राज्यों की कंपनियां और संबोधित वादों में पक्षकारों को सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि NCLET की एक पीठ स्थापित हो जाने से निलंबित मामलों की संख्या भी कम करने में मदद मिलेगी। सीतारमण ने इस NCLT की चेन्नई पीठ का उद्घाटन किया है। यह पीठ कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी क्षेत्र में आने वाली कंपनियों के संबंध में कंपनी विधि न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करेगी। ये 5वीं अपीलीय पीठ है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार NCLT दिल्ली पीठ के 2 सदस्यों बलविंदर सिंह तथा न्यायमूर्ति वेणुगोपाल M ने चेन्नई में नवस्थापित NCLT का कार्यभार संभाल लिया है। बयान में कहा गया है कि NCLT की 5 नई पीठों की घोषणा की गई है। ये जयपुर, कटक, कोची, इंदौर और अमरावती में स्थापित की जाएगी।
प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। विधान भवन के सामने प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस पर निकली भव्य झांकी को देखकर हर कोई दंग रह गया। परेड में जहां सेना ने सैन्य साजो सामान से ताकत का एहसास कराया, वहीं प्रदेश के विकास को लेकर विभिन्न झांकियां निकाली गईं। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। वहीं इस मौके पर राम नाईक ने देश के लिए अमन और चैन की कामना की। यूपी वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश विकास रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इसके विकास के लिए युवाओं को आगे आना होगा। वहीं सीएम योगी ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। गणतंत्र दिवस परेड में सेना सहित राज्य पुलिस, एनसीसी और स्कूलों की मार्चिंग दस्ते ने भाग लिया। गणतंत्र दिवस परेड चारबाग से शुरू होकर केकेसी तिराहा पीसीएफ होते हुए विधान भवन के सामने से गुजरी। परेड में शामिल स्कूली बच्चों की टोलियों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण विषय पर आकर्षण ड्रिल की प्रस्तुति दी। होमगार्ड, एनसीसी कैडेट्स, यूपी सैनिक स्कूल, सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज, राजाजीपुरम, गोमती नगर बॉयज, एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज, लखनऊ पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों की टोलियों ने आकर्षक ड्रिल और कार्यक्रम से दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं इस बार बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य कलाकारों की टोलियों ने नृत्य कला का अद्भुत नजारा पेश किया। भव्य परेड के दौरान विधान भवन के सामने स्कूली बच्चों ने कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांधा। बच्चों ने ये देश है वीर जवानों का, ऐ मेरे वतन के लोगों, सारे जहां से अच्छा कर चले हम फिदा जान तन साथियों, ऐ जाते हुए लम्हों, ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन जैसे देशभक्ति के गानों पर जज्बा भरा। वहीं जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बच्चों के हौसले और उनकी प्रस्तुति को सराहा तो उनके हौसले और बुलंद हो गए। इस दौरान बच्चों ने कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। रायबरेली में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में दरीबा चंदौली 7 दर्जन किसान बैलगाड़ियों के साथ जुलूस की शक्ल में निकले। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, इन सभी को राजघाट पर रोक दिया गया। पुलिस गाड़ी और मोटरसाइकिल ले जाने वालों को रोक रही थी। बड़ी मुश्किल से किसान बैलगाड़ी ना ले जाने पर माने, लेकिन मोटरसाइकिल से जाने की जिद पर अड़े रहे। 1-1.5 घंटा रोके रखने के बाद पैदल और मोटरसाइकिल से किसानों को शहीद चौक तक जाने की अनुमति मिली। इसके बाद किसान पैदल मार्च करते हुए शहीद चौक पहुंचे। यहाँ किसानों ने गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने के बाद केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ खूब जहर उगला। दिल्ली में किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सुबह गुपचुप तरीके से 4 छात्रों को लेकर रैली निकाली। इसकी सूचना मिलते ही प्रशासन के हाथ पैर खड़े हो गए। ये सिपाही शहीद चौक तक रैली निकालने वाले थे। पुलिस ने इन सब को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसको लेकर सफाई और पुलिस में हल्की फुल्की नोकझोंक भी हुई। 72वें गणतंत्र दिवस पर रायबरेली में किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर और बैलगाड़ी से निकले किसानों और सिपाहियों को पुलिस ने रोक लिया। शहर के प्रवेश द्वार राजघाट पर दर्जनों किसान बैलगाड़ी से शहीद चौक पर झंडा फहराने जा रहे थे। वहीं पुलिस ने इनको बैलगाड़ी लेकर जाने से रोक दिया। काफी देर तक बहस के बाद किसान पैदल जाने को राजी हुए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए सभी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और 6 मात के खेल में सभी ने रणनीतियां बनाना शुरू कर दी हैं। आपको बता दें, कांग्रेस और वाम दलों ने फैसला किया है कि पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में 2017 के चुनाव में जीती हुई सीटों को वो अपने अपने पास रखेंगे। वाम कांग्रेस गठबंधन ने 2016 में 77 सीटों पर जीत हासिल की। इसमें से कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप भट्टाचार्य ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमने फैसला किया है कि हम 84 और 33 सीटें अपने अपने पास रखेंगे। इस पर कांग्रेस और वाम दल को जीत मिली थी। बाकी की 213 सीटों को लेकर चर्चा चल रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस महीने के अंत तक सीट का बंटवारा समझौते का काम पूरा हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रमुख दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पर परोक्ष रूप से तंज कसते हुए सोमवार को कहा कि राज्य के लोग हवाई चप्पल नहीं पहनना चाहते, क्योंकि वे अब जूते पहनना चाहते हैं और भगवा पार्टी उनके लिए इसकी व्यवस्था करेगी। तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बनर्जी चप्पल पहनती हैं क्योंकि वह सादगीपूर्ण जीवन में विश्वास रखती हैं और उन्होंने किसी और को चप्पल पहनाने के लिए कभी जोर नहीं दिया। वहीं घोष ने पलटवार करते हुए कहा, सर्दी का मौसम है इसलिए लोग हवाई चप्पल नहीं पहन रहे हैं। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसद और मुख्यमंत्री के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि
अप्रैल मई में चुनाव के बाद भी राज्य सचिवालय नवाबन में हवाई चप्पल की मौजूदगी बनी रहेगी। गुजराती फिल्मों के सुपरस्टार महेश कनौडिया और नरेश कनौडिया को भी पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। आपको बता दें कि अक्टूबर 2020 में दोनों का 2 दिन के अंदर निधन हो गया था। पीएम मोदी ने भी इनके निधन पर शोक जताया है। पीएम मोदी ने कहा है कि 2 दिनों की अवधि में हमने महेश भाई और नरेश भाई कनौडिया दोनों को खो दिया। संस्कृति की दुनिया में उनके योगदान विशेष रूप से गुजराती गीतों, संगीत और रंगमंच को लोकप्रिय बनाना कभी नहीं भूला जाएगा। उन्होंने समाज की सेवा करने और दलितों को सशक्त बनाने के लिए भी कड़ी मेहनत की है। आपको बता दें, महेश कनौडिया पाटन से सांसद रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेश कनौडिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और विधानसभा का टिकट मिला था। नरेश कनौडिया गुजरात विधानसभा के सदस्य बने थे। महेश और नरेश कनौडिया के आखिरी मिलन के वक्त दोनों एक गीत तेरे बिना जीना कहाँ गाते नजर आए थे। बता दें कि महेश कनौडिया गुजरात के जाने माने संगीतकार रहे और अपने छोटे भाई नरेश कनौडिया के कैरियर को संवारने में उनका खासा योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, कानपुर, आगरा और गाजियाबाद में नक्शा पास करना अब महंगा पड़ जाएगा। राज्य सरकार ने विकास प्राधिकरणों में नक्शा पास कराने के लिए जमा कराए जाने वाले विकास शुल्क में संशोधन किया है। प्रदेश में 12 छोटे शहरों में इसे कम किया जाएगा। गाजियाबाद में निःशुल्क 2,500 रुपए से बढ़कर 3,208 रुपए प्रति वर्ग मीटर और लखनऊ, कानपुर और आगरा में 1,400 से लेकर 2,040 रुपए प्रति वर्ग मीटर किया जाएगा। नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद के मकानों पर यह संशोधन लागू नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसले लिए गए। इसके साथ ही कोरोना जैसी महामारी या आपदा जैसी स्थितियों में विकास शुल्क में छूट देने या इससे किस्तों में देने की सुविधा भी दी गई है। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण, संग्रहण और प्रथम संशोधन नियमावली 2021 को मंजूरी दी गई है। अभी तक विकास शुल्क नियमावली 2014 में 5 श्रेणियों में 400 से 2500 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से विकास शुल्क लेने की व्यवस्था थी। वहीं विकास प्राधिकरणों को हर साल 15 फरवरी को गत वर्ष आयकर विभाग के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर विकास शुल्क को संशोधित कर 1 अप्रैल से लागू करना होगा। बस्ती और मिर्जापुर नए विकास प्राधिकरणों में विकास शुल्क लेने की व्यवस्था पहली बार लागू की गई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सोमवार को पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया। यहाँ पर प्रीमियम पेट्रोल 1001.54 रुपए प्रति लीटर बिका, जबकि सामान्य पेट्रोल 97.69 रुपए प्रति लीटर बिका। पेट्रोल की सेंचुरी से परेशान व्यापारियों और आम नागरिकों ने राज्य सरकार से गुहार लगाई है कि राज्य में वैट की दरें कम होने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर देश में सबसे ज्यादा वैट लगता है। राज्य में पेट्रोल पर 38% और डीजल पर 28% टैक्स राज्य सरकार की तरफ से लगता है। कोरोना के दौरान फंड जुटाने के लिए राजस्थान सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10% अतिरिक्त वैट लगा दिया है। इस वजह से राज्य में पेट्रोल डीजल और भी महंगा हो गया है। वहीं आपको बता दें, राजस्थान पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनीत बगई ने राजस्थान सरकार से अपील की है कि वैट की रेट कम की जाए, वरना पेट्रोलियम कारोबार घाटे का सौदा बन जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी राजस्थान सरकार से वैट की दरें कम करने की मांग की है, लेकिन राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास का कहना है कि पिछले 1 महीने में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम 16 बार बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अगर पेट्रोल और डीजल के दाम कम करे तो जनता को खुद ही राहत मिल जाएगी। अमेरिका में बाइडेन की सरकार बनने के बाद पाकिस्तान को पहला झटका लगा है। अमेरिका ने दक्षिणी एशिया के 3 देशों के लिए अपनी ट्रैवल एडवर्टाइजरी जारी की है, जिसे पाकिस्तान की यात्रा को भी खतरनाक बताया गया। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की यात्रा ना करें। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को 3 देशों के लिए अलग से ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है।
एडवाइजरी में कहा गया कि कोविड-19, आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा को देखते हुए अमेरिकी नागरिक पाकिस्तान की यात्रा पर जाने से पहले पुनर्विचार करें। अमेरिका ने आतंकवाद और अपहरण की घटनाओं के मद्देनजर पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में भी नहीं जाने की सलाह दी है। एडवाइजरी में अमेरिकियों को आतंकवाद और सशस्त्र संघर्ष की संभावना के चलते भारत पाकिस्तान सीमा यानी LOC वाले इलाके से भी दूर रहने के लिए कहा गया है। एडवाइजरी में कहा गया भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक इलाकों में न जाए क्योंकि कई आतंकवादी संगठन इस इलाके में सक्रिय हैं। सीमा के दोनों तरफ भारत और LOC पर गोलीबारी होती रहती है। बाइडेन सरकार में रक्षा मंत्री बनने जा रहे लॉयड ऑस्टिन ने भी एक बयान में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि वह पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे कि वो अपने देश को आतंकियों और कट्टरपंथियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह न बने। ऑस्टिन ने सीनेट आर्म्ड सर्विस कमेटी के सामने कहा था कि वह पाकिस्तान से कहेंगे कि वो हिंसक चरमपंथी संगठनों और आतंकवादियों को अपनी जमीन का इस्तेमाल न करने दे। उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर भी असंतोष जाहिर किया था। ऑस्टिन ने कहा भारत विरोधी आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई अधूरी है।